स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जो। और आज का हमारा टॉपिक DSE 4 से है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, मतलब आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ कि वीडियोस तो आप लोग देखते हो बट लाइक नहीं करते हो। प्लीज़ लाइक कर दिया करो ताकि मुझे भी थोड़ा इंकरेजमेंट मिले वीडियोस बनाने के लिए। और क्योंकि आपके लाइक, आपके सपोर्ट से हमें इंकरेजमेंट ही मिलती है, तो लाइक कर दिया करो। प्लीज़ सब्सक्रिप्शन बढ़ाओ क्योंकि सब्सक्रिप्शन अभी भी बहुत ज़्यादा कम है। तो चलिए अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण आपस में जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं जिन्होंने आधुनिक विश्व के आर्थिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। दोनों ने देशों और क्षेत्रों में बहस, चर्चा और नीति में बदलाव को बढ़ावा दिया है। इस व्यापक अन्वेषण में हम आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण के सार, उनके ऐतिहासिक विकास, प्रमुख चालकों, प्रभावों, आलोचनाओं के और उनके आसपास चल रहे विमर्श पर गौर करेंगे। पहला है ऐतिहासिक विकास। ठीक है, आर्थिक उदारीकरण का तात्पर्य व्यापार, निवेश और उत्पादन जैसी आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी नियंत्रण और नियमों में ढील देना है। आर्थिक उदारीकरण की जड़ें प्रबुद्धता युग में खोजी जा सकती है, जब एडम स्मिथ जैसे विचारकों ने मुक्त बाजारों और सीमित सरकारी हस्तक्षेप की वकालत की थी। समय के साथ दुनिया आर्थिक उदारीकरण की गति पकड़ी, जिससे दुनिया भर में आर्थिक नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। दूसरी ओर वैश्वीकरण वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, लोगों और विचारों के आवागमन के माध्यम से देशों के बीच परस्पर जुड़ाव और परस्पर निर्भरता को बढ़ाने की प्रक्रिया है। तो हम देख सकते हैं कि लिबरलाइजेशन क्या होता है कि मान लो कि आप किसी चीज़ को ढीला छोड़ रहे हो। ठीक है, जैसे कि हम आर्थिक मामले में अगर हम देखते हैं कि ट्रेड करता है, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ व्यापार करता है, तो उसमें कुछ हमने ढिलाई दे दी, मतलब ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाया, जिसके चलते थोड़ा इनकरेजमेंट हो कि वो व्यापार बढ़े। इसलिए हम इसमें देखते हैं कि लिबरलाइजेशन इसको कहते हैं। और ग्लोबलाइजेशन क्या हो जाता है कि हम एक दूसरे को, अलग अलग जगहों को एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं। ठीक है, पूरे ग्लोब पर, एट द ग्लोब लेवल, मतलब पूरे वर्ल्ड को जोड़ रहे हैं, उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, जबकि वैश्वीकरण की ऐतिहासिक जड़ें व्यापार मार्गों और सांस्कृतिक आदान प्रदान में हैं। इसके आधुनिक स्वरूप को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना के साथ प्रमुखता मिली। मुख्य चालक: आर्थिक उदारीकरण बाजार दक्षता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आर्थिक विकास से प्रेरित था। समर्थकों ने तर्क दिया कि सरकारी हस्तक्षेप कम करने से प्रतिस्पर्धा, नवाचार और समग्र समृद्धि में वृद्धि हो सकती है। परिवहन, संचार और प्रौद्योगिकी में प्रगति से सुगम वैश्वीकरण का उद्देश्य तुलनात्मक लाभ का लाभ उठाना, वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। हम देखेंगे इससे प्रभाव क्या पड़े। पहला है आर्थिक विकास। अधिवक्ताओं का तर्क है कि उदारीकरण और वैश्वीकरण ने बाजारों को खोलकर, विदेशी निवेश को आकर्षित करके और नवाचार को बढ़ावा देकर तेजी से आर्थिक विकास में योगदान दिया है। दूसरा, व्यापार बाधाओं को हटाने से सीमाओं के पार वस्तुओं और सेवाओं में के प्रवाह में वृद्धि हुई है, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प और कम कीमतों का लाभ मिला है। तीसरा, निवेश। आर्थिक उदारीकरण ने वैश्विक स्तर पर व्यवसायों के संचालन और विस्तार के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करके प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को प्रोत्साहित किया है। इसके बाद है गरीबी में कमी। समर्थकों का दावा है कि वैश्वीकरण ने विकासशील देशों में रोजगार के अवसर पैदा करके और जीवन स्तर में सुधार करके लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। पांचवा, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। वैश्वीकरण ने विचारों और प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाया है, जिससे विकास और नवाचार में तेजी आई है। छठा, सांस्कृतिक आदान प्रदान। विचारों, मूल्यों और सांस्कृतिक प्रथाओं के आदान प्रदान ने अंतर सांस्कृतिक समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया है। लेकिन इतने सारे इसके बेनिफिट के बाद भी आलोचनाएं भी है कुछ इसके। क्या है? पहला है असमानता। वैश्वीकरण के कारण लाभों का असमान वितरण हुआ है। कुछ देशों और व्यक्तियों को असमान रूप से लाभ हुआ है, जबकि अन्य पीछे रह गए हैं। श्रम शोषण। आलोचकों का तर्क है कि वैश्वीकरण ने विकासशील देशों में श्रम शोषण को बढ़ावा दिया है, क्योंकि कंपनियां सस्ता श्रम और कमजोर नियम चाहती है। तीसरा, पर्यावरणीय प्रभाव। वैश्वीकरण के माध्यम से आर्थिक विकास की खोज अक्सर पर्यावरणीय गिरावट और संसाधनों की कमी की कीमत पर हुई है। इसके बाद है सांस्कृतिक एकरूपता। वैश्वीकृत दुनिया में पश्चिमी संस्कृति और मूल्यों के प्रभुत्व के कारण सांस्कृतिक एकरूपता और सांस्कृतिक पहचान के नष्ट होने का डर पैदा हो गया है।
5वां, वित्तीय अस्थिरता। वित्तीय बाजारों के उदारीकरण से वित्तीय संकटों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ सकती है, जैसा कि एशियाई वित्तीय संकट और वैश्विक वित्तीय संकट में देखा गया है। 6, निर्भरता। विकासशील देश जो वस्तुओं के निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर है, उसे बाजार में उतार चढ़ाव के कारण कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद चल रहा विमर्श। आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण के आसपास का विमर्श जीवंत बना हुआ है। कुछ लोग आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक और पर्यावरणीय विचारों पर जोर देते हुए अधिक संतुलित दृष्टिकोण की वकालत करते हैं। अन्य लोग नकारात्मक परिणामों को दूर करने के लिए सुधारों का प्रस्ताव करते हैं, जैसे निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को लागू करना, सतत विकास का समर्थन करना और श्रम अधिकारों को सुनिश्चित करना। निष्कर्ता, आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण ने आर्थिक विकास, व्यापार और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देकर दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को महत्वपूर्ण तरीके से आकार दिया है। हालांकि उनके प्रभावों के साथ असमानता, पर्यावरणीय चिंताएं और सांस्कृतिक तनाव जैसी चुनौतियां भी आई हैं। चल रहा प्रवचन एक मध्य मार्ग खोजने का प्रयास करता है जो इस परस्पर जुड़ी अवधारणाओं की कमियों को संबोधित करते हुए लाभों को अधिकतम करता है। सो आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और मैं PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें। थैंक यू।